दोस्तों यस बैंक की बात करें यहाँ पे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, आरबीआई ने रिस्क वेट बढ़ाया है अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर, और इसी को लेकर यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से अगर आप राजन पेंटल ने बड़ा बयान दिया है। क्या है बयान के मायने, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे जो बड़ी बात है, क्या इस नियम का और इस रूल्स का यस बैंक पे कोई निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी लोग हैं जो डरे हुए, कि यहाँ पे बातें चल रही है कि यस बैंक के अंदर शेयर होल्डर भाग गए, शेयर होल्डर कम हो गए। तो इसका क्या मतलब है? शेयर होल्डर की संख्या घटी है, इससे क्या हमें चिंता करनी चाहिए? ये शेयर होल्डर की संख्या क्यों कम हुई है, उसके पीछे की वजह भी समझ लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस करेक्शन का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में करेक्शन हुआ है। क्या यस बैंक में इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्या आने वाले समय यस बैंक एक शानदार तेजी के लिए तैयार हो चुका है? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग था 19.75 के आसपास, जहाँ पे 1.99% की गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग 2% की गिरावट। लेकिन इस गिरावट के पहले अगर आप देखें तो 20.40 का हाई भी बना था, यानी स्टॉक दौड़ने को तैयार हुआ था। लेकिन ऊपर के लेवल से देखें तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग होती है। रिटेल इन्वेस्टर अभी भी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए इस स्टॉक के अंदर, और इसके पीछे वजह भी है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार निगेटिव बने हुए हैं जब से यस बैंक ने अपनी शुरुआत की पिछले 2-3 सालों से। चाहे यस बैंक कितने भी शानदार रिजल्ट दे दे, यस बैंक बहुत सारे अचीवमेंट कर लिए, उसके बावजूद भी उनको लगता है स्टॉक तो आने वाले समय 14 ही होगा या फिर 10 ही होगा, और इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर लगातार यहाँ से गायब हो रहे। पहले इसकी 4-5 दिन की परफॉर्मेंस को देख ले तो 20 नवंबर को स्टॉक 20.15 के आसपास था, जहाँ पे 3.1% की गिरावट हुई। अब इसके पीछे वजह था कि पिछले दिनों स्टॉक लगातार दौड़ा है, 16.5 से ही इसने दौड़ना शुरू किया तो काफ़ी अच्छा दौड़ा है। 21 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 19.70 के आसपास, जहाँ पे 2.2% की फिर से गिरावट हुई। 22 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 19.20 के आसपास हुई, जहाँ पे 2.5% की गिरावट हुई। यानी 3 ट्रेडिंग सेशन में ही देखें तो आपको यहाँ पे लगभग गिरावट 8% के आसपास की दिखाई देगी। लेकिन उसमें एक भारी भरपाई हो गई 23 नवंबर को, जब स्टॉक फिर से 20.15 के आसपास आ गया। लगभग 5% की शानदार तेजी के साथ ही 4.9% की तेजी बनी थी, तो काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली। और उसके बाद में 24 नवंबर को फिर प्रॉफिट बुकिंग आया, स्टॉक आ गया फिर 9.80 के आसपास, 1.7% की गिरावट के साथ। लेकिन स्टॉक इस समय मजबूत है और एक नई तेजी के लिए तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है NBFC ने के लिए या फिर बैंकों के लिए देखें तो आरबीआई की तरफ से आप देखें जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, जो पर्सनल लोन है, उसके लिए रिस्क वेट को बढ़ाया गया, जिससे क्या आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में स्लो डाउन आ जाएगा, क्या बैंकों का कारोबार इससे इफेक्ट करेगा। तो इसी को लेकर आप देखें तो यस बैंक की तरफ से देखें तो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजन पेंटल की तरफ से भी कुछ बयान दिया गया है। तो यहाँ पे देख दो कि जो अनसिक्योर्ड लोन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स है, और जो पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर जो लोन है, उसको लेकर क्या रिस्क बढ़ रहा है, क्या बैंकों के कारोबार इससे इफेक्ट करेगा। तो सबसे बड़ी बात है तो आरबीआई ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि अनसिक्योर्ड जो लोन है वो आगे सारा बैंकों का एनपीए बन जाता है, और जो प्रॉब्लम पहले हुई थी यस बैंक के साथ, वही प्रॉब्लम फिर से दोहराई जा सकती है हर बार हर बैंक के लिए, कि अगर अनसिक्योर्ड लोन टाइम पे नहीं मिला तो आप उसके सामने कोई तो सिक्योरिटी तो आपने ली नहीं है, तो वो पैसे डूबने की संभावना बन जाती है। तो इसीलिए आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब इस बात के जवाब में देखें तो राजन पेंटल की तरफ से कहा गया कि बैंकों के पास इस समय देखें तो उनकी जो ग्रोथ है मजबूत है, और उनके पास सफिशिएंट फंड है। यानी जो प्रॉब्लम अगर होती है, अगर आने वाले समय में अगर इसकी वजह से डिमांड घट जाती है, यानी अगर आप देखें तो आप जो लोन लेने वाले कम हो जाएंगे, तो क्या बैंकों का बिजनेस इससे इफेक्ट करेगा? तो ऐसी संभावना कम है, क्योंकि ऑलरेडी सफिशिएंट फंड है, कारोबार पटरी पे है। और ये होगा कि इससे जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो बोरोवर्स है उसके ऊपर ही इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी आने वाले समय में ये सारा का सारा जो आप देखें जो प्रेशर होगा इसका, वो तो बोरोवर्स के ऊपर ही रहेगा, बैंकों को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ इसका ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट एनबीएफसी के ऊपर ज़्यादा होगा, बैंकों की तुलना में उनका जो बिजनेस है ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। और आरबीआई का नज़रिया भी स्पेशली एनबीएफसी के लिए ही है, उन्हीं को यहाँ पे देखें तो वो लगातार इस तरह के लोन बांट रहे थे और फिर रिकवरी की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ये रूल्स को लाया गया है। तो अपने लिए देखें तो इस समय प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है, बशर्ते आप देखें तो उनका रिस्क भी कम हो जाएगा। इस रिस्क वेटेज के माध्यम से देखें तो वो अपने कारोबार को कंट्रोल कर पाएंगे।
राजन पेंटल का कहना है कि वैसे भी ऑलरेडी हमने अपने बिजनेस को रिटेल बिजनेस सेगमेंट में और एसएमई सेगमेंट में शिफ्ट किया और जहां से हम सेफ और सिक्योर बिजनेस ही आगे कर रहे हैं और इसीलिए हमारे लिए चिंता कम है। और ऑलरेडी हमने तो पहले प्रॉब्लम देखी है, तो अब उस प्रॉब्लम से हम बाहर निकले और ऐसे हम अनसिक्योर्ड लोन तो बांट ही नहीं रहे। तो कुल मिला के देखें तो यस बैंक के लिए इस आरबीआई के जो नया रूल्स के तहत देखें तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। आरबीआई के लिए ये मैनेजमेंट की तरफ से भी कहा गया है, यानी आने वाले समय एनबीएफसी के लिए जो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, लेकिन बैंकों के लिए उतनी कम है और स्पेशली यस बैंक के लिए प्रॉब्लम काफ़ी कम है। यस बैंक अपने लिए अलग रास्ते तला चुके हैं। यस बैंक अपने बिजनेस को पूरी तरह से उस दिशा को एक तरह से सेट कर चुके हैं, जिससे आने वाले समय आरबीआई के इस नए नियम के तहत भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जो रिस्क वेट के लगाया गया है। तो कुल मिला के ये एक अच्छी गुड न्यूज है यस बैंक के लिए और उनके शेयर होल्डर के लिए भी। एक बड़ी अपडेट और निकल गया, आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा दूसरी और 2 बैंकों के ऊपर करीब 10 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना लगाया और इसके पीछे वजह है कि उनको बहुत सारी खामियां पाई गई उनके कामकाज के तरीके में। तो आरबीआई ने करीब 10.34 करोड़ का जुर्माना लगाया इसमें, जिसमें सिटी बैंक शामिल है, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक है। और ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि योजना में संबंधित जो मानदंड है और जो वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर जो आचार संहिता का पालन नहीं किया गया है, यानी आरबीआई के नियमों का अनदेखा किया गया है और इसी वजह से ये जुर्माना लगाया गया। तो आप समझ सकते हो कि आरबीआई बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। ऐसे में जो भी बैंक उनके नियमों के तहत नहीं चलेगी उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी, लेकिन यस बैंक के ऊपर इस तरह से कोई पेनल्टी फिलहाल नहीं लगी है 2-3 सालों में। ये बहुत अच्छी बात है। यस बैंक बिल्कुल नियमों के तहत चल रही है और यस बैंक का मैनेजमेंट लगातार कोशिश भी कर रहा है। अब देखो पिछले दिनों इन्होंने नए चीफ रिस्क ऑफिसर को अपॉइंट किया है, तुषार पाटनकर, जिनके पास काफ़ी अनुभव है। एल&टी फाइनेंशियल सर्विस में उनकी इससे पहले उनकी सेवा थी और आप देखें तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। जैसे कि आप देखें तो उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बजाज फिनसर्व में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है उनके पास, जिसका फ़ायदा यस बैंक को मिल सकता है। अब जो सवाल निकल के आ रहा है कि यस बैंक के अंदर जो शेयर होल्डर घट गए हैं उसका क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यस बैंक फिलहाल अभी भी इंडिया की शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी में सबसे नंबर 1 है शेयर होल्डर की संख्या में मामले में। भले ही 50 लाख से नीचे शेयर होल्डर की संख्या गई हो, लेकिन अभी भी वो नंबर 1 पे है। तो सवाल ये आता है कि जो 50 लाख के ऊपर जो शेयर होल्डर थे वो कब क्यों हुए, क्या लोगों ने माल बेच दिया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे वजह है रिटेल इन्वेस्टर ने ज़्यादा बिकवाली कर दिया है। तो रिटेल इन्वेस्टर की जगह पे जो बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की है तो उनकी संख्या ऑलरेडी आप देखें तो घटेगी। जब 4 रिटेल इन्वेस्टर का माल अगर एक डीआई खरीद लेगा तो आपको वो शेयर होल्डर की संख्या तो घटी हुई दिखाई देगी। तो ये बिल्कुल आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि एफआई की बात करें जून 2023 में उनकी 23.79% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में 23.39% हुई। मामूली सी होल्डिंग घटी है एफआई की, बड़ी संख्या में फर्क नहीं आया यहाँ पे। लेकिन डीआई का निवेश जबरदस्त बढ़ा है। जून में 37.72% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में 40.68% तक पहुंच गई। बहुत भारी निवेश किया है डीआई ने सितंबर के दौरान एफआई के अंदर, यस बैंक के अंदर। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग जबरदस्त घटी है। 38.47% की होल्डिंग थी जून में, जो 35.90% के आसपास आ गई है। वो लगातार उन देखें तो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग घट रही है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर ने जो शेयर बेचे हैं वो सारे डीआई ने खरीदे और इसी वजह से शेयर होल्डर की संख्या घटी है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी संख्या बड़ी होती है और वो डीआई है जो सामने वो एक होता है, 10 ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर के शेयर वो खरीदते हैं और इसीलिए आप देखो आपको शेयर होल्डर में रिटेल इन्वेस्टर की संख्या कम होती हुई दिखाई देगी और इसी वजह से आपको ये शेयर होल्डर जो 50 लाख का जो आंकड़ा था उससे नीचे कम होता हुआ दिखाई। इससे कोई चिंता की बात नहीं है। आप समझ सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे कम हुए लेकिन डीआई निवेश कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट वैसा का वैसा है और वैसे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। यस बैंक में आप इन्वेस्टमेंट करें, बिना डरे निवेश करें। ये एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा, यानी निकट भविष्य में ये अपनी पुरानी हाई, यानी जो 2020 के पहले जब बैंक पूरी तरह से पटरी पे थी, राणा कपूर का वक्त था, 400 के आसपास की प्राइस थी, वो भी आ सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।